नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते रहता हूं और हमारे चैनल में आपको स्टैटिक और करंट दोनों से संबंधित चीज़ें आपको मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल में AI के माध्यम से GS को पढ़ाया जा रहा है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं और कई बार AI के माध्यम से पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर हो जाता है। AI के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको जानकारी मिलती है। उसका AI के माध्यम से जो वीडियो है उस वीडियो को हम जब देखते हैं तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। इसलिए AI के माध्यम से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखिए, मात्र इसमें AI का मेहनत नहीं है, हमारा खुद का पहला इनपुट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आप तक क्या पहुंचाना है। उस हिसाब से हम AI के माध्यम से काम को करवाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर सप्ताह कुछ ना कुछ हम करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को देखते हैं और हमारे एग्जाम में वो चीज़ आता ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी चुनिंदा उन क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस देश ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ठीक है, तो इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, इसका डिटेल्स वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा हूँ, आप वहाँ से डिटेल्स वीडियो भी देख सकते हैं। यदि हम इसका बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का, ये इसका 10वां संस्करण था और ऑस्ट्रेलिया का ये जो पुरस्कार या विजेता बनी है, ये 7वीं बार विजेता बनी है। इन्होंने फाइनल में 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो 2010, 12, 14, 18, 20 और 23 में भी चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत एक बार भी इस चैंपियनशिप में अपना खिताब नहीं प्राप्त कर पाया। 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भारत तो वनडे मैच का खिताब अपने नाम किया है ना। वनडे विश्व कप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम किया, लेकिन T20 की हम बात करते हैं तो एक बार भी T20 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम नहीं की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? तो 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम की हम बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य इसका मेजबानी करने वाला है। यदि हम 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं तो इसका आयोजन बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी डिटेल्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है, आप चाहे तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की बहु खेल प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर महीने में होने की संभावना है। ठीक है, इस आयोजन में देश भर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ठीक, तो याद रखेंगे, यदि हम खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात करते हैं, इसको आप समझिएगा, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, 2026 में होने वाला, 2025 में हुआ बिहार में। ऐसे ही बहुत सारा कार्यक्रम खेलो इंडिया की तरफ आयोजित होता है। जैसे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम। तो ये बहुत सारे खेल लगभग 7-8 खेल खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। और इस बार यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हुआ था जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ICC हॉल ऑफ फेम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को स्थान दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया हुआ हो। तो हम 12वें क्रिकेटर की बात करते हैं जो भारतीय है, तो ये है सौरभ गांगुली। हाल ही में इसे ICC हॉल ऑफ फेम में इसे स्थान दिया गया। इससे पहले हम बात करते हैं 2025 में, तो 2025 में MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन शामिल है। तो देखिए, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर का, बिशन सिंह है, कपिल देव है, अनिल कुंबले है, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद मानकर, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी और 2026 में सौरभ गांगुली है। तो इस तरह से कुल 12वें क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 10 जुलाई को भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का ऐलान किया गया है। हॉल ऑफ फेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत सम्मान होता है। ICC जो क्रिकेट का शीर्ष संस्था है, इसी के द्वारा T20 वनडे और यदि हम बात करते हैं टेस्ट मैच का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे विभिन्न देशों के खिलाड़ी या टीम में भाग लेते हैं। देखिए कौन कौन 12 खिलाड़ी है, तो मैंने आपको बताया सुनील गावस्कर, बिशन सिंह, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू माकर, डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड,
महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली। तो ये कुल 12 खिलाड़ी जो भारतीय है। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो 10 खिलाड़ी है, ये 10 के 10 खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की लोक कला और पंडवानी गायन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। देखिए, डॉक्टर तीजन बाई की बात करते हैं तो ये पंडवानी गायिका है जो राज्य, देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की है। ठीक है, पंडवानी जो कि महाभारत से संबंधित कथा गायक है, उसी को प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर में या फिर विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाया है। तो पंडवानी की गायिका यदि हम तीजन बाई की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके स्मरण में कुछ घोषणाएं की गई है, जैसे कि डॉक्टर तीजन बाई के नाम पर राज्य अलंकरण। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है और इसी समय राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक, तो अब इनके नाम पर भी राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके जो तंबूरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके हाथों में एक तंबूरा रहता है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है जो पंडवानी गायन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। तो तंबूरा को संग्रहालय में विरासत के स्तर पर सहेजकर सरकार के द्वारा रखा जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, जो गनियारी है उसका जो गृह ग्राम है, तो वहां पे कला केंद्र की स्थापना किया जाएगा। तो इस तरह के 3 प्रमुख घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, पंडवानी की गायिका आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, आ सकता है, क्योंकि देखिए यदि हम तीजन बाई की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कार आपको पता होगा कि 3 प्रकार का पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये तीनों पुरस्कार जो है तीजन बाई को प्रदान किया जा चुका है। देखिए, इनका निधन की बात करें तो 4 जुलाई को हुआ था। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बताया। देखिए, पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्मश्री 2003 में, पद्म भूषण 2019 में और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण भी इसे 2023 के आसपास प्रदान किया गया था। इसके साथ ही साथ 1995 में संगीत नाटक अकादमी से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो सबसे कम उम्र की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को यदि आप जानना चाहते हैं तो आईपीएल का एक बार पढ़ लीजिएगा। आईपीएल अभी 2026 में हुआ था। हालांकि इनका जो टीम है गुजरात टाइटंस, ये तो हार गई थी, लेकिन आईपीएल में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे कम गेंद में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड, हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है। आईसीसी की हम बात करते हैं तो आईसीसी में इन्हें ऑरेंज कैप से भी सम्मानित किया गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर से भी सम्मानित किया गया। आईपीएल 2026 में इन्हें करीब करीब 5-6 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी को याद रखेंगे, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरा जो हुआ था उसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पे डेब्यू किया है। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का, देखिएगा 16 साल 205 दिन में सचिन तेंदुलकर डेब्यू किए थे। इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 15 साल 99 दिन में ही डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे है, इसके बाद आता है सचिन तेंदुलकर का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करते हैं तो भारत 125वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बेकार स्थिति है। इससे पहले हम बात करते हैं भारत, तो भारत 80वें स्थान पर था। ठीक है, लेकिन अभी 125वें स्थान पर है, काफी ज्यादा पीछे हो गए हैं। ठीक, तो याद रखेंगे ये जुलाई में ही जारी हुआ है, हाल ही में जारी हुआ है, 125वें स्थान पर है। टॉप 10 में बात करते हैं तो स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूके, नॉर्वे और सिंगापुर है, ये टॉप 10 में शामिल है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है, मतलब जिस देश को जितना अच्छा रैंक प्रदान किया जाता है वो वीजा मुक्त उस देश पर प्रवास कर सकते हैं, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा हुआ था और उसी से ये संबंधित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मानंद मंदिर के परिसर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार परियोजना की शुभारंभ किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे, भारतीय मंदिर है। तो इसी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार के द्वारा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, यदि हम इस मंदिर की बात करते हैं तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और इस मंदिर की हम बात करते हैं तो भगवान शिव को समर्पित या ऐतिहासिक मंदिर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जापान की पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना का क्या नाम है? तो भारत और जापान की पहली संयुक्त रक्षा विकास परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो ये है यूनिकॉर्न। देखिए, यूनिकॉर्न का मतलब होता है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है।
ठीक है, हाल ही में भारत और जापान के भारतीय नौसेना के लिए एक अत्यधिक उन्नत नेवल रेडियो एंटीना विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया गया है। देखिए, जापान की हम बात करते हैं, इसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये साने तकाइची जी है। जापान की बात करते हैं तो छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के करीब है या रशिया के भी करीब है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इनके करीब है, ठीक है, और ये कहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि प्रति वर्ष यानी कि साल में कम से कम 2 बार ये जीडीपी विकास दर का आयोजन किया जाता है, किस रिपोर्ट के माध्यम से? तो विश्व आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से जारी करता है ये। तो इसी के अनुसार भारत का जो जीडीपी दर है 2026-27 के लिए ये 6.4% है, ठीक है, याद रखेंगे 6.4% 2026-27 के लिए है, और वही 27-28 की बात करते हैं तो 6.7% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करते हैं तो ये शीर्ष संस्था है जो देशों को शॉर्ट टर्म ऋण प्रदान करता है। इसके मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। वर्तमान प्रमुख की बात करते हैं तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इसका जो प्रमुख होता है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर की हम बात करते हैं तो ये पचपदरा बालोतरा में है, ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में द ताइवान ट्रैवलॉग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2027 से जो भी प्रदान किया जाएगा 10 साल की नई फंडिंग पार्टनरशिप के बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में जो जारी हुआ है, ठीक है, इसके अनुसार यह बोला गया है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को अब बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा, और इसके तहत जो प्राइस मनी है उसको भी डबल कर दिया गया है, ठीक है। प्राइस मनी जो 50,000 पाउंड था उसे अब 1 लाख पाउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसे ऐसे उपन्यास को या ऐसे कृति को दिया जाता है, रचना को दिया जाता है जो किसी भाषा में लिखा हुआ है और उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके पोलैंड या इंग्लैंड एरिया में प्रकाशित किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे कृति को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर बिना अनुमति के मरम्मत का काम जारी रहने से उसे खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पाकिस्तान में बहुत ही फेमस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत से भी संबद्ध है, और भारत का ही ये स्थल है। भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हो उसके बाद से पाकिस्तान में चला गया है। तो ये तक्षशिला है जो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए, यह विवाद तक्षशिला पुरातत्व परिसर में मौजूद मोहमोराडू एक बौद्ध मठ और सिरकप में किए जा रहे जीर्णोद्धार के काम से जुड़ा हुआ है, ठीक, याद रखेंगे। इसे 1980 में विश्व विरासत स्थल के तौर पे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जिसकी पहली परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन है, इसका नाम क्या है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, ये भारत का पहला निजी क्या है, अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक। हम भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो शीर्ष अंतरिक्ष कंपनी है वो इसरो है, लेकिन इसरो ये सरकारी कंपनी है। यदि हम बात करते हैं इसका तो ये विक्रम-1 या विक्रम की बात करते हैं तो ये भारत का पहला निजी कंपनी है जो रॉकेट निर्माण या फिर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना पहला परीक्षण उड़ान का नाम मिशन आगमन रखा है, विक्रम-1, याद रखिएगा इसे। तो विक्रम-1 का लॉन्च होने वाला है, हो सकता है 2026 के अंत में या 27 में हो जाए। स्काई रूट कंपनी है, याद रखेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं इसका, ये स्काई रूट एरोस्पेस है। इसी का जो पहला जो मिशन हम देखने वाले हैं, जो सक्सेसफुल मिशन रहेगा, कमर्शियल रहेगा, ये विक्रम-1 रहेगा, और इसी का नाम मिशन आगमन रखा गया है, ठीक। तो आगमन नामक यह मिशन श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचालित किया जाएगा। इसमें भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय रॉकेट शामिल होगा, ठीक है। प्रक्षेपण के लिए 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 की अवधि की घोषणा किया है, मतलब इस बीच में प्रक्षेपण होगा विक्रम-1। पहला NBT भूषण सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो NBT सम्मान की बात करते हैं, प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पहला NBT
भूषण सम्मान प्रख्यात लेखक, कवि, गीतकार और विज्ञान जगत की नामचीन हस्ती प्रसून जोशी को प्रदान किया गया है। यह उन्हें साहित्य, संस्कृति, सृजन और संचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के शॉट पुट 57 वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले भारतीय पैरालंपियन कौन बन गए हैं? ठीक है, तो कौन है ये? तो होकाटो होतोजे शेमा है ये नागालैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख पैरा एथलीट है, भारतीय सेना की 9 असम रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। देखिए, शॉट पुट क्या होता है? F57। तो यह पैरा एथलीट का एक विशेष वर्ग है। यह उन एथलीटों के लिए निर्धारित है जिनके निचले अंगों में विकलांगता कमजोरी होती है, जो व्हीलचेयर या फिक्स स्टूल पर बैठकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कीको फुजिमोरी को निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। वह इस दक्षिण अमेरिकी देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति है। ठीक, चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है बिटांग आदिपूर्णा। ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बिटांग आदिपूर्णा यानी कि स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इसका पूरा नाम याद रखिएगा। स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का सर्वोच्च स्तर का राष्ट्रीय सम्मान है। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया सरकार के द्वारा 1959 में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं अमित गर्ग। ठीक, याद रखेंगे, अमित गर्ग NCRB का नया महानिदेशक बन गया है। NCRB की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसका स्थापना 11 मार्च 1986 को हुआ था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेहद जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की लगातार सफाई के लिए किस देश के साथ एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए, इसका जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है बैटरी विनिर्माण और EV गाड़ियों में। ठीक है, और देखिए, भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य को पूरा करना है। और इसी के साथ जितना पेट्रोल डीजल वाला जो वाहन है, इस सबको हटाया जा रहा है और इसी के स्थान पर EV गाड़ी लेकर आया जा रहा है। तो EV गाड़ी में जो बैटरी बनता है, तो उसमें मुख्य रूप से क्रिटिकल रेयर मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि हम क्रिटिकल रेयर मिनरल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें लिथियम और कोबाल्ट, ये प्रमुख खनिज इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जापान ने 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में किस वर्ष को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन घोषित किया है? तो ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन की हम बात करते हैं तो भारत और जापान के द्वारा डिसाइड किया गया है 2027 को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन के रूप में मनाया जाना। इसी प्रकार 2027 को ही भारत और इटली के द्वारा संस्कृति और पर्यटन का वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रगति पहल की शुरुआत की। इस योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? तो जो प्रगति देखिए, ये पहल है, इसका जो मुख्य फोकस ये पुनर्योजित कृषि को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य 20,000 ग्रामीण युवा को कृषि उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित करके देश भर के 20 लाख छोटे किसानों की आय, उत्पादकता और आजीविका में सुधार करना है। अंकटाड की नवीनतम 2026 विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में 44% की वृद्धि के बाद शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत का वैश्विक स्थान है। तो FDI की हम बात करते हैं तो FDI में भारत का स्थान 11वां हो गया है। ठीक है, अंकटाड की हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उद्योग से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 11वां देखिए, भारत सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया है। ठीक है, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में विस्तार के कारण भारत का कुल FDI प्रवाह लगभग 38.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना शुरू की है? ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम। नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की गई है। देश की सहकारी समितियों को पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि डेयरी, चीनी, उर्वरक से आगे बढ़कर बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता फाइनल हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं,
ऑस्ट्रेलिया जो एक समय या फिर वर्तमान में जो भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं मानता है, तो यूरेनियम निर्यात का समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया से भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो भारत की अच्छी बात है। अब भारत देखिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य में यह जो समझौता है काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा शांति विधेयक पारित किया गया है। शांति विधेयक की यदि हम बात करते हैं तो इसी का उद्देश्य है कि भारत में अब तक जो परमाणु ऊर्जा का स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया जाता था, अब उसे निजी हाथों में भी दे दिया जाए और इसी के तहत जो परमाणु ऊर्जा है अब उसका भी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में आयोजित 36वें नाटो शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है? ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो ये अंकारा जो कि तुर्की में पड़ता है, तो यहाँ संपन्न हो गया है। नाटो की हम बात करते हैं तो इसके 22 सदस्य देश हैं। तो नाटो संगठन की यदि हम बात करते हैं तो एक ऐसा संगठन है जिसमें यदि एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश तमिलनाडु की 3 महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों जैसे कि भद्रकाली का त्रिशूल, पवित्र नंदी का पाषाण प्रतिमा और भगवान कार्तिकेय पत्थर की प्रतिमा को भारत को स्वेच्छा से लौटाने जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बहुत ही ज्यादा भारत की तरफ से डील देखा जा रहा है, जैसे कि प्राचीन कालीन मूर्तियों को भारत को वापस करना, फिर इसके साथ परमाणु ऊर्जा पे हस्ताक्षर करना, फिर क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल के लिए भी सहमति प्रदान करना। तो ये सारा चीज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के हित में बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei का अंतिम संस्कार आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार आयोजनों में से एक बन गया है? ठीक है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो आयतुल्ला अली खamenei है ये किस देश के सर्वोच्च नेता थे। ठीक है, तो बताइएगा अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान या पाकिस्तान? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।